नमस्कार। बिजनेस की छोटी मोटी बातें की 7वीं बातचीत में आपका स्वागत है। और हाँ, ये चर्चा आपके लिए लेकर आए हैं omimai.com। तो आज हम बात करें कीर्ति की। कीर्ति एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की है, फैशन की अच्छी समझ है, नए नए आइडियाज़ हैं उसके पास, और उसने बाकायदा फैशन और टेक्सटाइल्स की ट्रेनिंग भी ली है। अब वो सोच रही है अपना खुद का फैशन बिजनेस शुरू करने की। लेकिन वो ये भी समझती है कि भाई किसी कंपनी के लिए डिज़ाइन करना एक बात है और अपना पूरा बिजनेस संभालना वो बिल्कुल अलग चीज़ है। मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कीर्ति पिछले कुछ टाइम से omimai.com पर काफ़ी कुछ पढ़ और सुन रही है। तो बिजनेस की जो बेसिक बातें हैं, जैसे कॉस्टिंग कैसे करते हैं, शायद उसने माया की कहानी से कुछ सीखा था, या प्राइसिंग कैसे सेट करें, वो नेहा के बैग्स वाली बातचीत सुनी होगी, मार्केटिंग ब्रांडिंग के फंडे क्या हैं, ये सब थोड़ा बहुत उसे पता है। पर असली परेशानी ये है कि omimai.com से सीखी ये जनरल बिजनेस की बातें, इनको फैशन की दुनिया में कैसे इस्तेमाल करें। ये इंडस्ट्री तो इतनी जल्दी बदलती है। तो इसी उलझन के साथ वो पहुंचती है सलाह लेने एक अनुभवी और बड़ी सुलझी हुई महिला देवी जी के पास। और आज की हमारी पूरी बातचीत ना वो कीर्ति और देवी जी के इसी डिस्कशन के आसपास घूमेगी। और देखिए, ये सिर्फ कीर्ति की बात नहीं है। हम में से कितने ही लोग हैं जो अपना छोटा मोटा काम शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टअप का सोचते हैं। शायद फॉर्मल बिजनेस ट्रेनिंग ना हो, पर हुनर बहुत है, जज्बा है। वो भी तो अक्सर सोचते हैं कि यार अपनी फील्ड में ये सब चीज़ें कैसे लागू होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये इंटरेस्टिंग बातचीत। तो कीर्ति पहुंच गई देवी जी के पास और अपनी प्रॉब्लम बताई कि देखिए, कॉस्टिंग प्राइसिंग का बेसिक आइडिया तो है, पर ये फैशन का पूरा खेल चलता कैसे है, क्या बेचूं, कहाँ से शुरू करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, ये सवाल बहुत सारे नए एंटरप्रेन्योर्स के मन में आता है, खासकर फैशन जैसी क्रिएटिव फील्ड में। तो देवी जी कीर्ति को समझाती हैं, देखो बेटा, कोई भी बिजनेस हो उसकी जड़ को समझना जरूरी है, और फैशन में तो ये और भी खास है। पहले तो ये समझो कि फैशन है क्या। डिक्शनरी तो कहती है किसी खास टाइम में पॉपुलर कपड़ों या स्टाइल का तरीका, सिंपल। पर इसके पीछे ना कुछ सिद्धांत हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं। उनको समझे बिना इस फील्ड में टिकना मुश्किल हो जाता है। सबसे पहला और अहम प्रिंसिपल है कि फैशन एक पैटर्न फॉलो करता है। ये साइकिल में घूमता है और अक्सर खुद को दोहराता है। आप नोटिस करेंगी तो पाएंगे कि हर 10-15 साल में पुराने ट्रेंड्स जो हैं वो किसी न किसी नए रूप में वापस आ जाते हैं। जैसे 80s के बेल बॉटम्स याद है, फिर 2000 के आसपास पैरेलल पैंट्स आए, 2015 में क्यूलॉट्स चले, और अभी 2021-22 से फिर वाइड लेग्ड पैंट्स दिख रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हर बार कमर की फिटिंग, मतलब वेस्ट लाइन, रंग, फैब्रिक, उसके साथ क्या पहनना है वो बदल जाता है, पर जो कपड़े का बेसिक शेप है, जो सिलुएट है, उसमें पुराने दौर की झलक दिख जाती है। अरे वाह, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब जो आज आउट ऑफ फैशन है वो कल फिर इन हो सकता। बिल्कुल। और दूसरा सिद्धांत इसी से जुड़ा है। फैशन धीरे धीरे इवॉल्व होता है, एकदम से क्रांतिकारी बदलाव कम ही होते हैं। ज्यादातर ट्रेंड्स ना पिछले सीजन से थोड़े बहुत बदलाव के साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए एक साल स्ट्रेट लेग डेनिम्स चल रहे थे, जैसे 2017 में। अगले साल वो थोड़े और फिट हो गए, स्लिम लाइन बन गए, 2018-19 की बात है शायद। फिर और फिट होकर स्किनी या सुपर स्किनी हो गए 2020 तक आते आते। ऐसे ही एसिमेट्रिकल स्टाइल्स, मतलब जिनमें दोनों तरफ एक जैसा डिजाइन ना हो, वो भी धीरे धीरे बदले। कभी कुर्ते की साइड बटन पट्टी अलग होती थी, फिर कुर्ते का घेरा, मतलब हेमलाइन ऊपर नीचे होने लगा। आजकल तो पैंट्स में भी एक पैर अलग रंग का, दूसरा अलग रंग का दिखता है। तो कोई ट्रेंड तब तक थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है जब तक वो बिल्कुल अपनी पीक पर न पहुंच जाए, और फिर थोड़े टाइम के लिए गायब हो जाता है। तीसरा सिद्धांत है, फैशन का अंत हमेशा अति में होता है। मतलब जब कोई चीज जरूरत से ज्यादा कॉमन हो जाती है ना, तो उसका मजा खत्म हो जाता है। कभी आपके साथ हुआ होगा कि कोई खास टॉप या जूती इतनी पसंद आई कि उसे खरीदने के लिए पूरा शहर छान मारा, ऑनलाइन घंटों लगाए, क्योंकि वो मिल ही नहीं रही थी। और फिर कुछ ही महीनों बाद वही चीज हर नुक्कड़ पे, हर छोटी बड़ी दुकान पे भरी पड़ी है, वो भी सस्ते में। तब तक पहनने का मन भी नहीं करता। मुझे याद है एक ज़माना था जब एक खास तरह के फ्लोरल प्रिंट वाले प्लाजो हर कोई ढूंढ रहा था, और फिर अचानक वो हर जगह, मतलब ठेलों पर भी बिकने लगे। बस वही है फैशन की अति। और चौथा पॉइंट ये भी बड़ा जरूरी है, सिर्फ कीमत कम करने से फैशन की दिशा नहीं बदलती। अगर कोई स्टाइल या रंग ट्रेंड से बाहर हो गया है तो आप उसे आधे दाम पर भी बेचें, शायद ही कोई लेगा।
सोचिए पिछले साल कोई खास रंग, मान लीजिए लेवेंडर, बहुत चला था। आपने सोचा था कि उसकी एक महंगी ड्रेस लेंगे। इस साल वही ड्रेस अच्छे फैब्रिक, अच्छी स्टिचिंग के साथ सेल में आधी कीमत पर मिल रही है। क्या आप अब भी उसे उतनी खुशी से खरीदेंगे? शायद नहीं। हाँ, क्योंकि वो लास्ट ईयर का फैशन हो गया। बिल्कुल। ट्रेंड चला गया तो चला गया, डिस्काउंट उसे वापस नहीं ला सकता। सही बात है। ये तो रिटेलर्स के लिए बड़ा पंगा है। मतलब डिस्काउंट और सेल भी आउटडेटेड स्टॉक निकालने में ज्यादा हेल्प नहीं करते। बिल्कुल। और यहीं से पांचवां और सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल आता है। आखिर में ग्राहक ही तय करते हैं कि कौन सा स्टाइल चलेगा और कौन सा नहीं। डिजाइनर रैंप पर क्या दिखा रहे हैं, मैगजीन में क्या छप रहा है, वो सब ठीक है, पर जरूरी नहीं कि वो सब बिके। कस्टमर कुछ स्टाइल्स को तुरंत अपना लेते हैं और कुछ को बिल्कुल रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे कुछ साल पहले वो प्लीटेड स्कर्ट्स और सैटिन टॉप का कॉम्बिनेशन बहुत चला था। हाँ हाँ, याद है। पर उसी टाइम कुछ और अजीब से स्वेटर आए थे, पॉपकॉर्न स्वेटर टाइप, वो उतने नहीं चले। तो रिटेलर्स के लिए ये हमेशा थोड़ा सा लॉटरी जैसा होता है। वो ट्रेंड के हिसाब से स्टॉक तो रखते हैं, पर ये रिस्क हमेशा रहता है कि कहीं माल अटक ना जाए, मतलब डेड इन्वेंट्री ना बन जाए। ये सिद्धांत तो समझ आ गए। लेकिन फिर कीर्ति जैसे नए लोगों को कैसे पता चलेगा कि अगले सीजन में क्या चलने वाला है? मतलब वो अपना कलेक्शन किस बेसिस पे तैयार करें? अच्छा सवाल है। यहीं पे रोल आता है फैशन फोरकास्टिंग का, यानी फैशन का पूर्वानुमान। देवी जी कीर्ति को यही बताती हैं कि ये कोई तुक्केबाजी नहीं है, बल्कि फैशन इंडस्ट्री का एक प्रॉपर सिस्टम है। और आपको सुन के शायद हैरानी हो कि आने वाले फैशन का अंदाजा लगभग 2 साल पहले ही लगा लिया जाता है। 2 साल पहले? ये कैसे पॉसिबल है? अच्छा, आप ऐसे सोचिए, अगर आज स्टोर्स में ऑटम विंटर 2025 का कलेक्शन बिक रहा है, मतलब इस साल की सर्दियों का, तो स्प्रिंग समर 2026 यानी अगले साल की गर्मियों का माल वो शायद अभी गोदामों में आ रहा होगा। और जो एशिया की फैक्ट्री है वहां इस वक्त ऑटम विंटर 2026-27 यानी 1.5 साल बाद की सर्दियों के कपड़े सिल रहे होंगे। और जो फोरकास्टर्स हैं, मतलब ट्रेंड बताने वाले एक्सपर्ट्स, वो तो स्प्रिंग समर 2027 यानी 2 साल बाद की गर्मियों के लिए कलर्स, फैब्रिक, स्टाइल्स पे काम कर रहे होंगे। इंडस्ट्री में जो बड़े नाम हैं जैसे वोग है, WGSN है, पैंटोन है, ये सब रेगुलरली फैशन और कलर फोरकास्ट निकालते हैं। शुरू में, मतलब करीब 2 साल पहले, ये रिपोर्ट्स पेड होती हैं बड़े ब्रांड्स और डिजाइनर्स के लिए, ताकि वो अपनी प्लानिंग कर सकें। लेकिन आम रिटेलर्स और नए बिजनेस के लिए भी सीजन शुरू होने से लगभग 6 महीने से 1 साल पहले तक ये फोरकास्ट काफी हद तक ऑनलाइन मिल जाते हैं, पब्लिक हो जाते हैं। अच्छा, तो कीर्ति जैसे लोग इन ऑनलाइन फोरकास्ट से आइडिया ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल। इन फोरकास्ट से उन्हें आने वाले कलर्स, स्टाइल्स, प्रिंट्स, सिलुएट्स का एक अच्छा खासा अंदाजा मिल जाता है। इससे वो सोच समझकर अपने कलेक्शन की प्लानिंग कर सकते हैं। गलत माल स्टॉक करने का रिस्क कम हो जाता है, डेड स्टॉक कम होता है और बिजनेस में लॉस होने से बचता है। देखिए, ये फिर वही बात आ गई ना कि कैसे बिजनेस की जनरल नॉलेज, जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट या कॉस्ट कटिंग, जो कीर्ति ने शायद omimai.com की कहानियों से सीखा हो, उसे फैशन इंडस्ट्री के हिसाब से यूज करना है। लेकिन एक सवाल है, अगर ये फोरकास्ट मान लीजिए गलत निकल गया, कभी कभी तो होता ही होगा, तब तो कीर्ति जैसे छोटे बिजनेस का बहुत नुकसान हो सकता है। इससे कैसे बचें? हाँ, ये बहुत वैलिड पॉइंट है। फोरकास्ट कोई पत्थर की लकीर नहीं होते, वो सिर्फ एक इशारा देते हैं। इसीलिए देवी जी कीर्ति को अगला स्टेप समझाती हैं, मार्केट असेसमेंट और फोरकास्ट फिट। मतलब फोरकास्ट में जो ट्रेंड्स बताए हैं उन्हें बस कॉपी नहीं करना है, उन्हें अपने टारगेट कस्टमर की ज़रूरतों और पसंद के हिसाब से ढालना होगा। जैसे आपके ग्राहक किस साइज के कपड़े ज़्यादा पहनते हैं, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, उन्हें भड़कीले कपड़े पसंद हैं या सिंपल। मान लीजिए फोरकास्ट कहता है कि अगले सीजन में शेयर कपड़े, मतलब ट्रांसपेरेंट, वो बहुत चलेंगे। लेकिन अगर आपके ज्यादातर ग्राहक ऑफिस जाने वाले लोग हैं तो शायद आप शेयर टॉप्स का स्टॉक कम ही रखेंगे। या फोरकास्ट फर कोट्स पर जोर दे रहा है, पर आपके ग्राहक ऐसी जगह रहते हैं जहां ज्यादा ठंड नहीं होती या उन्हें लो मेंटेनेंस कपड़े चाहिए, तो फर कोट्स में पैसा लगाना बेकार है। सही माल गलत साइज में मंगाना भी उतना ही बुरा है। बेहतर है कि बिजनेस शुरू करने से पहले अपने टारगेट कस्टमर्स का एक छोटा सा सर्वे कर लें, उनकी पसंद, नापसंद, साइज की जरूरतें समझ लें। मतलब फोरकास्ट सिर्फ एक गाइड है, फैसला अपनी अकल और अपने ग्राहक को समझ कर लेना है। ओके, फोरकास्ट समझ लिया, मार्केट असेसमेंट कर लिया, इसके बाद और किन बातों पर ध्यान देना होगा कीर्ति को?
हाँ, तो बेरू जी आगे कुछ और ज़रूरी चीज़ें बताती हैं जो वैसे तो हर बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, पर फैशन में उनका खास ध्यान रखना पड़ता है। पहला, प्रोडक्ट या सर्विस। सिर्फ कपड़े या एक्सेसरीज ही बेचनी है या कुछ और भी? फैशन में और भी बहुत मौके हैं, जैसे ऑल्टरेशन और फिटिंग, रेडीमेड कपड़ों को फिट करना, ड्रेप स्टाइलिंग, साड़ी या दुपट्टे को अलग अलग स्टाइल से पहनना सिखाना, रिसाइकलिंग, अपसाइकलिंग, पुराने कपड़ों से कुछ नया बनाना, ये आजकल काफी चल रहा है। वार्डरोब क्यूरेशन, लोगों के लिए उनकी जरूरत के हिसाब से पूरी वार्डरोब तैयार करना, वर्चुअल वार्डरोब, ऑनलाइन वार्डरोब मैनेज करने में हेल्प करना, एलू मैनेजमेंट, पुरानी कीमती चीजों जैसे बनारसी साड़ी या जेवर, उनका रख रखाव। तो अपनी स्किल और इंटरेस्ट के हिसाब से अपना एक खास एरिया मतलब नीश चुनना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, बिजनेस स्ट्रक्चर। बेचेंगे कैसे? कोई दुकान खोलेंगे या सिर्फ ऑनलाइन वेबसाइट से, या अमेज़न, मंत्रा जैसे मार्केट प्लेस पर, या सोशल मीडिया से? आजकल तो ज़्यादातर बिजनेस ओमनी चैनल होते हैं, मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह। ये आपके प्रोडक्ट, ग्राहक और बजट पर डिपेंड करेगा। तीसरा, मार्केटिंग और सेल्स। ये तो बहुत ज़रूरी है। ब्रांडिंग और पोजीशनिंग, अपने बिजनेस को एक नाम, एक पहचान देना और उसे सही कस्टमर के दिमाग में फिट करना। प्राइसिंग स्ट्रक्चर, कीमत कैसे तय करेंगे? यहाँ कीर्ति को वो नेहा के बैग्स वाली बातें काम आ सकती हैं, पर उसे अपनी यूएसपी मतलब आप दूसरों से अलग क्या दे रहे हैं और इंडस्ट्री के ट्रेंड्स दोनों को देखना होगा। ग्राहक को जाने, नो योर कस्टमर। आपके ग्राहक कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, डेमोग्राफिक्स, क्या सोचते हैं, क्या पसंद करते हैं, साइकोग्राफिक्स, उन तक पहुंचेंगे कैसे? ये सब समझने के बाद ही मार्केटिंग प्लान बनेगा। चौथा, ऑर्डर फुलफिलमेंट साइकिल टाइम। ग्राहक के ऑर्डर देने से लेकर सामान उस तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? ऑनलाइन बिजनेस के लिए ये क्रिटिकल है। हाँ, आजकल तो लोग जल्दी डिलीवरी चाहते हैं। बिल्कुल, फास्ट और एक्यूरेट डिलीवरी आजकल अच्छी कस्टमर सर्विस का बेस है। पांचवां, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। माल का पूरा हिसाब किताब, सही माल चुनना, मंगवाना, स्टोर करना, डिस्प्ले करना और बेचना। इसमें कच्चा माल जैसे कपड़ा, बटन, धागे से लेकर रेडी माल तक सब आता है। यहाँ कीर्ति को माया की कहानी से सीखा वो कॉस्टिंग वाला पॉइंट याद आता होगा कि कैसे सही इन्वेंट्री रखने से पैसा ब्लॉक नहीं होता और नुकसान कम होता है। फैशन में ये बहुत जरूरी है। और छठा, जरूरी बिजनेस स्किल्स। इनके बिना तो गाड़ी चलेगी नहीं। बिल्कुल। जैसे रिकॉर्ड कीपिंग, मतलब हिसाब किताब ठीक से रखना, कंप्लायंस यानी कायदे कानून मानना, कंपटीशन पर नजर रखना, और सबसे जरूरी सॉफ्ट स्किल्स, मतलब लोगों से डील करना, टाइम मैनेज करना और बदलते माहौल के हिसाब से खुद को बदलना, अडैप्ट करना। वाह, ये तो पूरी एक गाइडलाइन मिल गई। देवी जी ने तो कीर्ति को एकदम रास्ता दिखा दिया। फैशन बिजनेस सच में एक पतली रस्सी पर चलने जैसा है। वो मशहूर डिजाइनर है ना, माइकल कॉर्स, उन्होंने कहा था फैशन एक ऐसी कसी हुई रस्सी है जहां आपको लगातार और असंगत दोनों होना पड़ता है। आपको एक जोड़ने वाला धागा चाहिए, लेकिन साथ ही आपको आश्चर्य की भावना भी चाहिए। ये बात कीर्ति और उसके जैसे जो भी नए लोग इस फील्ड में आ रहे हैं उनकी चुनौती को बिल्कुल सही बताती है। तो कीर्ति और देवी जी की इस बातचीत से हमने यही समझा कि कैसे बिजनेस के जो जनरल उसूल हैं उन्हें फैशन जैसी एक खास और तेजी से बदलती इंडस्ट्री में अप्लाई करने के लिए कितनी प्लानिंग, कितनी समझदारी चाहिए। सिर्फ अच्छा डिजाइनर होना काफी नहीं है। फैशन के साइकिल को समझना, फोरकास्ट देखना, अपने ग्राहक को जानना और अपनी इन्वेंट्री और कॉस्टिंग को संभालना, ये सब बहुत जरूरी है। और हाँ, एक बार फिर याद दिला दें कि ये चर्चा आपके लिए omimai.com द्वारा प्रसिद्ध की गई थी। उम्मीद है ये बातचीत आपको अच्छी लगी होगी, कुछ काम की बातें मिली होंगी। हम कोशिश करेंगे कि आगे भी ऐसी ही जानकारी लेकर आते रहें, तो हमें फॉलो करते रहिए और जुड़े रहिए। और हाँ, जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं आपके लिए। हमने बात की कि फैशन बिजनेस में इन्वेंट्री और लागत का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। क्या आपके पास अपने बिजनेस की कॉस्टिंग मतलब लागत निकालने या उसे कंट्रोल करने से जुड़ा कोई अपना मजेदार किस्सा या अनुभव है? अगर है तो नीचे मैसेज बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, हमें पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल। और साथ ही अगर कोई खास टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि हम अगली बार बात करें, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हमें इजाजत दीजिए, जल्द मिलेंगे एक नई बातचीत के साथ। अलविदा।